चलिए अमन बताएं अपने बारे में। सर, मैं नरसिंहपुर ज़िले की गाड़ावाड़ा तहसील का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग गाड़ावाड़ा से की है तथा मैंने अपना ग्रेजुएशन मैंने भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है। मेरी हॉबी मेडिटेशन करना है और मैं विगत वर्षों से सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा वन सेवा में सेकेंड अटैम्प्ट है। अमन आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो। थैंक यू तो सर। आपने 10th में 90% लाए थे। इंजीनियरिंग भी आपने अच्छे परसेंटेज से करा है। फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्यों नहीं गए? आप इधर क्यों आना चाहते हो फॉरेस्ट में? सर, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो कार्य की विविधता है, एक ही प्रकार का कार्य रहता है यदि जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब में। सर, फॉरेस्ट में या सिविल सर्विस में कार्य की विविधता रहती हैं और यहाँ पे मैं मेरी जैसे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ का यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। आपको पता है जितने ज़्यादा चेंजेस टेक्नोलॉजी में होते हैं उतने चेंजेस आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। आपका 2 स्ट्रोक इंजन जो है वो 4 स्ट्रोक हुआ था। 4 स्ट्रोक इंजन के बाद में अभी डीजल बेस्ड इंजन आ गए, पेट्रोल बेस्ड इंजन आ गए, सीएनजीज आ गए। सीएनजी के बाद में अभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए। तो जो टेक्नोलॉजी जो चेंज होता है वो पहले बहुत लंबे समय होता था, बट अभी तो आपके पास में देर आर ऑलरेडी वेराइटी ऑफ जॉब्स और जो रहता है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो इज़ वेरी मोनोटोनस लाइक जॉब। जस्टिफाई करो। सर, मेरा इंजीनियरिंग करने के टाइम पे मेरा रुझान फॉरेस्ट सेवा के प्रति हुआ। मेरे सीनियर फॉरेस्ट सेवा में सिलेक्टेड हैं। जब से मैंने फॉरेस्ट सेवा में आने की सोच रहा था, इसके माध्यम से सर आजकल जैसे कोरोना में प्राणवायु की ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो उस फॉरेस्ट पे जैसे जलवायु परिवर्तन है, आजकल फॉरेस्ट संरक्षण बहुत ज़रूरी है सर, इसलिए मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। 2017 से 2022 हो गया, आप अभी तक क्या कर रहे थे? सर, 2018 में मैंने इंटरव्यू दिया था फॉरेस्ट सर्विस का और ये 2019 का इंटरव्यू सर कोविड के कारण इंटरव्यू नहीं हो पा रहा था। इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है। चलिए मुझे बताइए बायोस्फीयर क्या होता है? वायु सर, जो पृथ्वी सर जलमंडल, वायुमंडल और जो पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जीवन पाया जाता है वो बायोस्फीयर कहलाता है। और बायोम किसको कहते हैं? सर, बायो में एक जहाँ जैव समुदाय पारिस्थितिक तंत्र जिस बृहद पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं उसको उनका सम्मिलित रूप बायोम कहलाता है। कभी आपने शब्द सुना है रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक? सर, रेड डाटा बुक क्या होता है रेड डाटा? सर, रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है, जिसमें कि संकटग्रस्त जीव जंतु और पौधों का वर्णन लिस्ट रहती है सर। इस रेड डाटा बुक में अभी वर्तमान में 9 श्रेणियाँ हैं, जिसमें से 3 श्रेणियों को संकटग्रस्त श्रेणी के रूप में जाना जाता है, क्रिटिकल, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर कोई ऐसा स्पीशीज फाइंड करता हूँ मैं जिसका नंबर कम है, तो मैं किस कैटेगरी के अंदर उसको मैं रेड डाटा बुक के अंदर लिस्ट करूँगा? सर, क्रिटिकल इंडेंजर्ड सबसे पहले। मैंने कहा, आपने मेरा क्वेश्चन सुना? यस। मैं एक ऐसी स्पीसीज को मैं डिस्कवर करता हूँ जिसका नंबर बहुत कम है। सर, यदि वो फॉरेस्ट जो प्राकृतिक आवास में है तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर उसका पूरा डिटेल है। यस सर। पूरा उसका बायोलॉजिकल बायोम्स बना हुआ है, उसके बारे में पूरी हमारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन है, बट वो MP में मिलना चालू हो जाती है। तो मैं उसको किस बिकॉज ऑफ देयर नंबर इज़ वेरी फ्यू, तो मैं किस कैटेगरी में उसको लिस्ट करूँ? यदि प्राकृतिक आवास में है तो उनको क्रिटिकल इंडेंजर्ड में रखेंगे। यदि उनकी संख्या और कम है तो वनों से विलुप्त में रखेंगे सर, यदि उनको चिड़ियाघर वगैरह में संरक्षित किया जाता है। नहीं, गलत बोल रहे हैं। चलिए मुझे ये बताइए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेस्ट का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऐसा कौन सा फॉरेस्ट है जिसमें हमने ये देखा गया है कि सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, वनों की कटाई होती है? तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉरेस्टेशन विच टाइप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ फॉरेस्ट आर मोस्टली अफेक्टेड? सर, अवर्गीकृत वन जिसके उन पे कम से कम गवर्नमेंट का संरक्षण बहुत कम रहता है सर, अवर्गीकृत।
वहाँ पर सबसे ज़्यादा कटाई होती है। यस सर। कभी आपने ये नहीं देखा कि जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं जैसे पनिशमेंट या पेनल्टीज होती है, Yes, sir. ये कहीं ना कहीं यदि हम देखते हैं तो एक गवर्नमेंट खुद जो है वो वनों की कटाई करती है नेशनल हाईवेज पे, या हम इसको बोल सकते हैं जब रेलवे ट्रैक बनता है, या कभी कभी हम डैम्स के बारे में भी देखते हैं तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है वो पूरा का पूरा जो है वो कटा देते हैं। तो आप इस चीज़ को ऐसा नहीं क्रिटिकली एज अ एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये गलत चीज़ है? सर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास भी आवश्यकता है, तो दोनों में से एक चीज़ बताइए मुझे सर, दोनों विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, सर दोनों में ऑक्सीजन और डेवलपमेंट? सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दोनों में संतुलन की आवश्यकता है सर। जैसे पर्यावरण संरक्षण भी हो और जिससे विकास भी हो, हमको ऐसी जगहों पर विकास करना चाहिए जहाँ पर कम से कम पर्यावरण का विनाश हो, जैसे कि यहाँ पे कम पेड़ पौधे हों, जो पारिस्थितिक तंत्र से यहाँ पे जैव विविधता कम हो, उन ऐसे क्षेत्रों में आईपीसीसी का नाम सुना है आपने? क्या होता है आईपीसीसी? सर इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। सर इसका गठन 1988 में किया गया था। ये जलवायु, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को लेके कुछ वार्निंग्स दिए, बताइए मुझे 3 मेजर वार्निंग्स स्पेशली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ग्लोबल वार्मिंग का 2000 अभी जो नई रिपोर्ट आई है आईपीसीसी की 6th रिपोर्ट, उसमें 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताया, सॉरी बहुत अलार्मिंग उन्होंने वार्निंग दिया था स्पेशली इंडिया के अंदर। सॉरी सर। अच्छा, आपने ग्लोबल वार्मिंग शब्द सुना है? ग्लोबल कूलिंग भी होता है क्या कुछ? यस सर। क्या होता है ग्लोबल कूलिंग? सर जो पर्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, पर्टिकुलेट मैटर बायनों से निकलते हैं, या जो कोयला उत्खनन रहते हैं वो सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिससे कि ग्लोबल कूलिंग की समस्या आ सकती है। कहाँ पढ़ा है हमारा गलत जानकारी दे रहे हो? सर जो बर्फ़ रहती है वो प्राकृतिक रूप से सूर्य प्रकाश को परावर्तित करती है, और जो प्रदूषण में जो पार्टिकुलेट मैटर रहते हैं जो आपको ये पता है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग दोनों में क्या अंतर है? सर ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होता है। दोनों में कॉन्सेप्ट है, दोनों का कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल सिमिलर है। सर जलवायु ग्लोबल वार्मिंग एक तापमान में वृद्धि होती है, जिसके जो प्रभाव होता है वो जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आता है, जैसे कि अत्यधिक वर्षा होती है। उसमें अवधि का कुछ उल्लेख है? सॉरी सर, आइडिया नहीं। सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं। चलिए, मध्य प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि वनों की बहुत अधिकता है। मध्य प्रदेश के अंदर एक ये भी चीज़ देखते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स बहुत सारे हैं। मेडिसिनल प्लांट्स के लिए भी हम यदि एक वर्ड यूज़ करते हैं तो कभी कभी हम हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, मेडिसिनल प्लांट से मेडिसिन को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? सॉरी सर। अच्छा, ऐसा कौन सा प्लांट होता है जो ऑक्सीजन कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है? मेरा क्वेश्चन समझना समझा आपने? यस सर। बताया। सॉरी सर। क्या प्लांट यूजुअली ऑक्सीजन ही लिबरेट करते हैं? सर रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड भी, श्वसन के टाइम CO2 को सर्जित करते हैं सर, और प्रकाश 100% सभी प्लांट जो हैं जैसे एनिमल कार्बन ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। यस सर। और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है। रेस्पिरेशन इज ऑलवेज अ वेरी कॉमन प्रोसेस अमंग्स प्लांट्स एंड एनिमल। तो एवरी प्लांट इनहेल्ड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। यस सर। एज पर द फोटोसिंथेसिस इज कंसर्न, हम ये बोल सकते हैं कि वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है
कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट, प्लांट्स और एनिमल। यदि मैं मेरे पूरे इकोसिस्टम से यदि किसी चीज़ को मैं रिमूव करूंगा तो किसका एग्जिस्टेंस ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यदि हमारी पूरी हैबिटेट से यदि टाइगर एक्सटिंक्ट हो गए तो आपके ऊपर और हमारे पूरे नेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताएं। सर टाइगर बहुत इम्पोर्टेंट है वृक्षों से, क्योंकि यदि टाइगर की पॉपुलेशन खत्म हो वृक्षों से यस सर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बताएं। स्पेसी, क्योंकि जैसे टाइगर ख़त्म हो जाएंगे तो जो शाकाहारी जानवर हैं उनकी वृद्धि हो जाएगी, तो वो जो नए नए वृक्ष पैदा होते हैं उनको खा जाएंगे, तो पशु चारण की समस्या से अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी वनों में, जैसे कि मृदा अपरदन वगैरह हो जाएगा, जो नए पौधे नहीं उत्पन्न हो सकेंगे। सर आप बताएं, फिर मैं बाद में एक्सप्लेन अभी करेंगे। फर्स्ट फॉरेस्ट कब आई? सर 1894 में। क्या था उसमें खास? सर वो औपनिवेशिक काल की बन नीति थी, उसमें का प्रमुख उद्देश्य था वनों का आर्थिक रूप से दोहन करना, और उसके बाद जो 1892 और 1992 और 1988 में पॉलिसी आई, उनका मुख्य उद्देश्य संरक्षण की ओर झुका हुआ है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? सर कान्हा किस्म। मध्य प्रदेश में जो वन है वो कितने अलग अलग टाइप में बने हैं? सर मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, और फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर वन आवरण के आधार पर वृक्ष वो डेंसिटी के आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। आपके गृह जिले के जो सबसे नज़दीकी वन क्षेत्र है वो किस प्रकार का है? सर उसमें आरक्षित और संरक्षित दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं सर, मेरे गृह जिले में। आपका जो गृह जिला है वो किस तरीके से संपन्न है, उसकी व्याख्या करके बताइए। सर वनों के संबंध में सर देखिए कोई भी चीज़ हम संपन्न बोल रहे हैं और आपकी जो एग्ज़ाम है बिना बोले आपको उसके बारे में आंसर करना है, ठीक है? आपका एग्ज़ाम का टारगेट क्या है? वन फॉरेस्ट। आपका टारगेट भी होना चाहिए। सर नरसिंहपुर ज़िले में 44% सागौन के वन पाए जाते हैं और 56% मिश्रित वन पाए जाते हैं। नरसिंहपुर के फॉरेस्ट सागवान के कितने परसेंट? 44% ठीक है। और 56% मिश्रित वन पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ रहती हैं। और वन क्षेत्र नरसिंहपुर का वन क्षेत्र है सर 1040 वर्ग किलोमीटर अभिलेखित वन क्षेत्र है, जो कि 21% रहता है, और वनावरण 1340 है, 1340 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 26% है। एक चिक्कू आंदोलन रहा है, कब कौन से सन में था, कहाँ था चिक्कू आंदोलन? सर उत्तराखंड में था, उत्तराखंड गढ़वाल हिमालय में 1973 में श्री सुंदरलाल बमोड़ा और ऐसे वो ऐसा चंडी प्रसाद भट्ट उसके प्रणेता थे। एक महिला भी थी उसमें, सर गौरा देवी। इसी तर्ज पर एक कर्नाटक में भी चला है। सर कर्नाटक में एपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में चलाया गया। ऐसा क्या था वैसे ये आंदोलन? सर इस आंदोलन में वृक्षों की सुरक्षा के लिए जो आंदोलनकारी थे वो वृक्षों से लिपट जाते थे, जिससे उनको काट ना पाएँ। कब चिपक जाते थे? दिन भर? नहीं सर, जब कोई काटने के लिए आता था तो उस टाइम वो अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए वृक्षों से को गले लगा लेते थे। गले लगाने का तरीका क्या सर था? मतलब चिपक चिपक जाते थे इसलिए चिपकू आंदोलन। ऐसे एक उसमें कहानी आती है बिश्नोई समाज की, सुनने में आया आपको? बिश्नोई समाज की कोई वृक्षों से जुड़ी हुई कोई कहानी है? सर सबसे पहले वो सर डेट तो नहीं मालूम मुझे, पर राजस्थान के बिश्नोई समाज के लोगों ने चिपको आंदोलन सबसे पहले वहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई उन्होंने प्रारंभ किया था। ऐतिहासिक
वही यस सर। क्या उनका क्या था, कुछ उसमें खास बात है मुझे सर वो उनको वृक्षों को उनकी पूजा करते थे, मतलब उन इस कारण उन्होंने वृक्षों की कटाई का विरोध किया था। उसमें है क्वेश्चन को आप देख लेना, उसमें मुझे याद नहीं, और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें सब कुछ। एक हेक्टर में कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं? तो सर वो पेड़ों के बीच की डिस्टेंस पे निर्भर करता कितना है लॉ में है डिस्टेंस की, दो पेड़ों के बीच में कितना डिस्टेंस रखी है है? सर। कितना डिस्टेंस है? सर जैसे सागौन में अलग अलग पेड़ पौधों के लिए अलग अलग डिस्टेंस रहता है, जैसे 4 से 5 फीट का डिस्टेंस भी रहता है सर सागौन में। पढ़िएगा उसको ऐसा अच्छे से। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उस एस्पेक्ट से कोई एक ऐसा आइडिया बताइए कि हम पेड़ों की कटाई को कम कर सकें, अवैध कटाई को। सॉरी सर मैं समझ नहीं पा रहा। पेड़ों, आप वन विभाग में अधिकारी बन गए, यस सर। ठीक है, आप मैकेनिकल इंजीनियर की इंजीनियरिंग की डिग्री है आपके पास, क्या कोई एक ऐसा आइडिया डेवलप करके बता सकते हैं कि वन में पेड़ों का जो अवैध कटाई होता है वो नहीं, डिफॉरेस्टेशन जो इलीगल तरीके से हो रहा है वो नहीं? सर जैसे कि जो वनाश्रित समुदाय हैं वो अपनी आजीविका के लिए अवैध तरीक़ों से पेड़ों की कटाई करके उनको मार्केट में बेचते हैं। यदि हम उनको वन समितियों के माध्यम से करंज जट्रोफा वगैरह की खेती कराएं। इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट है, मैंने आपको बोला भी था। सॉरी सर, सॉरी सर। ये तो एक आर्ट्स वाला भी यदि होगा तो बता देता ये बात। कोई आइडिया नहीं है ऐसा अभी तक बनाया है? ये आप बना के जाइएगा, पूछेंगे, ठीक है। लैंडस्लाइड क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है? सर भूगर्भीय हलचलों के कारण और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण एकदम से जो भूमि नीचे गिर जाती है उसको भूस्खलन कहते हैं। जहाँ इन्हीं कारणों से होता है जी सर। भूस्खलन केवल इन्हीं कारणों से होता है? सर कई बार जैसे जो बांध रहते हैं उसके कारण भी, यहाँ पानी रुक जाता है तो पानी के दबाव के कारण भी, और भूकंप। लास्ट भूस्खलन मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? सॉरी। अच्छा, वेस्टर्न घाट का जो भूस्खलन होता है उसके पीछे क्या प्रमुख कारण है? सर वेस्टर्न घाट सर दो प्लेटों के बीच के वहाँ पे की गति है सर, उसके कारण उनमें भूस्खलन होता है। आपने कोई हेवी मूविंग व्हीकल चलाया है, लाइक बुलडोजर वगैरह? नो सर। कोई अभी उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है चलाने का? अच्छा, जंगल में आग लगने के प्रमुख कारण क्या है? सर जो मानवीय क्रियाओं से भी आग लगती है, जैसे कि कोई बीड़ी वगैरह सिगरेट पी के उनको फेंक देते हैं वो। चलो, मैं 2 मिनट के लिए आपके सामने किसी पेड़ के ऊपर कोई ऐसे जलती हुई चीज़ फेंक दूँ तो क्या आपको लगता है कि उसमें आग लगेगी? सर गर्मियों के टाइम पे जो उनकी अब देखो, हमारे क्वेश्चन करने के पहले ये चीज़ आपके पास आनी चाहिए, क्या कारण है तो उसमें बताना कि बताना है। आपने ये बोला चीज़ कि ऐसे बतानी। भी लगता है, ऐसे भी थोड़ी बताना है, वो तो जो कारण हो सकते हैं हाँ। संभावित को बताना है। और जरूरी तो नहीं बीड़ी, ठीक है। चलो, पहला रीजन होता है गर्मी के समय। क्या होता है गर्मी के समय? सर गर्मियों के समय जो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो सूखी रहती हैं तो वो जल्दी से आग पकड़ लेती हैं, जो लू चलती है गर्म, तो उस टाइम यदि चिंगारी आगे बढ़ती जाती है सर यदि। चलो, ये एक रीजन हो गया। दूसरा, एक ह्यूमन एरर के कारण होता है ना, एक ह्यूमन केयरलेसनेस का हो गया। तीसरा, सॉरी। अच्छा, आग नहीं लगे इसके लिए क्या प्रिकॉशंस करेंगे आप? सर उसके पहले जो पत्तियां रहती हैं, जो गर्मियों के मौसम में जो नीचे पे सूखी पत्तियां रहती हैं, उनको यदि पहले से ही वन विभाग की देखरेख में उनको जला दिया जाए तो आग तो और लग सकती है उसमें, सर उसको आग का बहुत बड़ा कारण हो सकता है वो। उसको साफ किया जाए। कैसे पॉसिबल है?
आप खुद बताइए बेटा, आग जंगल में या एरिज़ोना में तो हर साल लगती है, बिल्कुल एरिज़ोना में हर साल आग लगती है। और वो आग तो वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ वर्ल्ड मतलब मानी जाती है। सर जैसे यहाँ जिस एरिया में आग लग जाती है उसके चारों ओर गड्ढे गड्ढे खोदे जाते हैं, या पेड़ रहते हैं उनको साफ किया जाता है जिससे आग आगे न बढ़ पाए। दुनिया में सबसे ज्यादा आग कहाँ लगती है, किन जंगलों में, किन वनों में लगती है? सर ऑस्ट्रेलिया कैलिफोर्निया, ठीक है। वहाँ पे लगने का कारण वही पूरी दुनिया में मेन कारण वही है, ठीक है। नंबर 1, गर्मी के कारण सब पत्ते वगैरह सूख जाते हैं, पेड़ों में नमी खत्म हो जाती है और हवा चलती है तो उनमें घर्षण होता है, आग लग जाती है। अब इस आग से बचने का कारण या तो आप पेड़ की कटाई करो, डिस्टेंस बढ़ाओ, वापस उसकी आपके सामने चैलेंज आप यदि बोलते तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता कि डेंसिटी कम हो गई जंगलों की, तो आप खुद कम कर रहे हो। उससे बचने का उपाय है देखो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपने हीट भी पढ़ी है, जो कि दूसरे किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी है। हीट के ऊपर आपका पूरा सब्जेक्ट चलता है, ठीक है। और वो कम से कम आपसे एक्सपेक्ट करेगा सामने वाला कि आप उन चीज़ों के अच्छे से आंसर दे सकें, इन चीज़ों की तैयारी करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है? सर विकास की इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी ज़रूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से उसकी भी ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत है? उसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण दोनों में सर एक समन्वय होना चाहिए। जैसे कि अभी जलवायु परिवर्तन में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए हमको हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में जो जैसे कोयला आधारित ऊर्जा है उसको कम करके हरित ऊर्जा। पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, जंगल कटेंगे, ये एक उसके अलावा सोल्यूशन नहीं है। कोई है क्या सोल्यूशन उसके अलावा? सर उसके अलावा जैसे हम जो सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, जैसे नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड लिमिटेड फैक्टर है, कहाँ जाएगा आदमी रहने के लिए? और उसको जब भी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको बच सके खाने के लिए चाहिए तो एग्रीकल्चरल लैंड भी चाहिए। कहीं ना कहीं जंगल और वन का कटना निश्चित है। यस सर। इस चीज़ को बैलेंस कैसे करें? सर जैसे हम चीन जैसे वन पेरेंट वन चाइल्ड पॉलिसी का आपको अपनाना चाहिए सर पूरे विश्व में। चलिए और कुछ नहीं है। वन चाइल्ड पॉलिसी से क्या होगा? सर जिससे कि कुछ सरकार आ गई थी, राजीव गांधी सरकार ने केवल परिवार कल्याण की कुछ नीतियां अपनाई थी तो सरकार पलट गई थी। चाइना ने तो वन चाइल्ड पॉलिसी वहाँ पे डिक्टेटरशिप एक तरीके से, वहाँ पे एक बार लागू की जा सकती है। इतनी प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पर भी प्रॉब्लम हुई थी। वही ना। बिल्कुल। उन्होंने तो चाइनीज आज अमेरिका चाइना छोड़ के जा चुके हैं जितने बुद्धिजीवी, उन्होंने बोला हमारे 3 बच्चे पैदा करने की इच्छा है, हमारे गुलाम है क्या? वहाँ तो चाइना छोड़ के ये चले गए। कि पैसे दिए जा रहे हैं, वही आप बच्चे पैदा करो। हाँ, अब वो सर जैसे इंडिया की अभी जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है, इस कारण कुछ सालों के लिए अप्लाई की जा सकती है। जैसे कि 2 बच्चों के बीच में जन्म में दूरी, जन्म में अंतराल का एक कानून बनाया जा सकता है। जंगल और फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है? सर जो जंगल रहते हैं वो प्राकृतिक रूप से उगे रहते हैं, जहाँ पे जंगली जानवर की भी उपस्थिति रहती है, और जो वन रहते हैं वो वन विभाग के द्वारा मतलब मानवीय जंगल फॉरेस्ट इंग्लिश में क्या कहेंगे? सर वो वन और जंगल डिफरेंस इंग्लिश में दोनों को फॉरेस्ट बोलते हैं सर। इंग्लिश से इंग्लिश में जंगल और फॉरेस्ट बोलते हैं। सॉरी सर, मतलब एक अंतर है क्या? एस सर। जंगल फॉरेस्ट, Yes, sir. जंगल और वन। एस सर। इंग्लिश में तो फॉरेस्ट ही कहेंगे फिर। सर दोनों में अंतर है सर। आप कैसे अंतर करोगे? सर जैसे जो वन है जो मानवीय उपयोग के लिए जो वृक्षारोपण किया जाता है वो इंग्लिश टर्म तो एक ही है ना दोनों। और इंग्लिश टर्म में अलग अलग कैसे? फिर भी सर जो लिटरेचर रहता है मतलब जो उसमें अंतर मिलता है सर, दोनों का अंतर बताया वन को जाता है। आप कैसे डिफाइन करोगे सर? हो गया सर? मैं हाँ जी सर, प्लीज। आपकी हो गया? नहीं हो गया सर। वन को आप कैसे डिफाइन करें?
वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सर जहाँ से सर ने छोड़ा। सर वन को एक ऐसा सघन वृक्षारोपण जहाँ पर कि मानवीय क्रियाकलाप नहीं होते सर, वो एरिया वन क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि ये सागौन का वन है, तो सागौन का वन कैसे हो मान लें? सर यदि वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में सागौन, यदि 80% से अधिक सागौन ही है तो उसको सागौन एरिया माना जाएगा ये 80% कहाँ से आपने पढ़ा? सर। 80% कहाँ से आ गया? ये कहाँ लिखा है? सर किसी बुक से पढ़ा है। ये वन वन शब्द कब आया? सॉरी भाई वन मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब आप जैसा बता रहे हो कि एक ह्यूमन बीइंग ने जो वेल मैनेज करके जंगल को किया है, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट है। तो भगवान श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी को तो वनवास हुआ था, जंगलवास तो हुआ ही नहीं था। 5000 साल पुरानी ये वन है। सर शब्दकोश में जब बार बार जैसे अलग अलग ऑथर रहते हैं वो अपने तरीके से उसको डिफाइन करते हैं सर, तो इस कारण से अंतर। चलो ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आपने जो 80% बताया है, 80% की कहाँ लिखा है? सर जैसे जो आप मन से बोल रहे हैं जो क्या? प्योर फॉरेस्ट रहते हैं, प्योर फॉरेस्ट मतलब शुद्ध प्रजाति, यदि वहाँ पे एक ही प्रजाति 80% से अधिक हो तो उसको प्योर फॉरेस्ट बोलते हैं। जैसे पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। 80% से अगर कम वन ही नहीं होगा, वो तो कल्टीवेटेड एरिया होगा। सर ऐसा पॉसिबल है सर, जैसे जो मानव प्योर फॉरेस्ट वो होते हैं जो अपन वन विभाग के द्वारा कल्टीवेट किए जाते हैं। यदि वहाँ पे फॉरेस्ट सागौन ही सागौन लगाया जाएगा तो वो सागौन का। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि 80% आप कह रहे हैं, 80% से कम अगर है तो उसको सागौन के साल का वन नहीं कहा जाएगा। सर 80% का आंकड़ा कहाँ से आया? सर वो प्योर फॉरेस्ट की डेफिनेशन से दी है। कहाँ से आपने किसके अनुसार है? कहाँ पे लिखी है? फॉरेस्ट्रीज में पढ़ा है सर मैंने। 80% लिखा है? हाँ सर, प्योर फॉरेस्ट की डेफिनेशन में लिखा है। तो अगर यदि ये एक ही प्रजाति के किसी जगह पे एक ही प्रजाति के 80% या उससे अधिक पौधे हैं तो वो प्योर फॉरेस्ट कहलाएंगे। तो उसको सागौन को 80 से कम है तो उसको सागौन को नहीं कहा, किसका कहा जाएगा? सर उसको मिश्रित में कर सकते हैं सर। मिश्रित कहा जाएगा। सर प्योर फॉरेस्ट की डेफिनेशन में सर, जैसे कि जो IS जो राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट आती है उसमें ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन नहीं दिया है कि कितने परसेंटेज पे रहेगा तो सागौन वन कहलाएगा, कितने पे साल। उसमें थोड़ी रहेगा, ऐसा। तो हर साल हर 2 साल में आती है। ऐसे उसमें ऐसा नहीं, उसमें ऐसी डेफिनेशन नहीं है सर। वो पर तो जो वन विभाग है वो डेफिनेशन देता है इस तरह ऐसे रिपोर्ट में थोड़ी आता है। उसमें लिखा है कि वन विभाग की रिपोर्ट, वन विभाग की कहीं डॉक्यूमेंट्स में लिखा है? नहीं सर, वन विभाग प्योर फॉरेस्ट की डेफिनेशन लिखी है सर, जैसे जो फॉरेस्ट्री की जो बुक्स रहती हैं उनमें है सर। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, Yes, sir. इसमें क्या फर्क रहता है? सर जो आरक्षित वन रहते हैं उनमें सरकारी प्रशासनिक नियंत्रण अत्यंत कठोर होते हैं, यहाँ पे वनों को काटना, वन चारण वगैरह की अनुमति नहीं रहती है। और संरक्षित वन में प्रशासनिक नियंत्रण कमज़ोर रहते हैं, यहाँ पे अनुमति लेकर जो वन उत्पाद हैं उनका एकत्रित किया जा सकता है, लघु वन उत्पादों का। और अवर्गीकृत वन में प्रशासनिक नियंत्रण नहीं के बराबर होता है। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य किसके अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण इसके अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य आरक्षित में आते हैं, संरक्षित में आते हैं, अलग अलग हैं। सर उनका अलग कॉन्सेप्ट है। यदि राष्ट्रीय उद्यान का जो कोर क्षेत्र रहता है वो पूर्ण संरक्षित क्षेत्र रहता है। संरक्षित है कि आरक्षित? सर आरक्षित क्षेत्र और दोनों हो सकते हैं सर, उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है क्राइटेरिया तो होगा, ऐसा कैसे? सर। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान रहता है उसमें किसी भी प्रकार की आवाजाही, मानवीय अधिवास की अनुमति नहीं रहती है। और जबकि अभ्यारण्य में राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तो राष्ट्रीय उद्यान आप संरक्षित भी कह रहे हैं, संरक्षित में तो रहता है। ऐसा फिर आपका स्टेटमेंट कंडक्ट कर रहा है, आपने जो पहले कहा और ऐसा कह रहे हैं, कंडक्शन हो गया कि नहीं हो गया? आप जो आपने जो बोला
उसी का विरोधाभास हो गया। सॉरी सर। मध्य प्रदेश में कितना कितना है आरक्षित संरक्षित अवर्गीकृत परसेंटेज? आरक्षित वन 65% और संरक्षित वन 33% और 2% अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत मतलब क्या है? अवर्गीकृत क्यों कहते हैं? सर उनको आरक्षित और संरक्षित की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है और उन पे प्रशासनिक नियंत्रण बहुत कम रहता है। यहाँ ऐसी भूमि यहाँ से वहाँ पे ग्राम वनवासियों की अधिकता हो सकती है सर। बायोस्फीयर रिजर्व ये क्यों बनाए जाते हैं, उनका क्या पर्पज होता है? सर बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के तहत बनाए जाते हैं, तो उसमें जो पूर्ण इकोसिस्टम जीव जंतुओं और पौधों के साथ साथ इकोसिस्टम का भी संरक्षण किया जाता है। मध्य प्रदेश में अभी पर्पज क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य सर मानव और जीव जंतुओं के बीच के संबंधों में सुधार लाना और जैव विविधता का संरक्षण करना और प्राकृतिक इकोसिस्टम। बायोस्फीयर प्रोग्राम कब चालू करा था? सर यूनेस्को ने 1971 में चालू किया था मैप कार्यक्रम और उसके अनुसार बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा 1975 में दी गई और भारत ने उसके तहत राष्ट्रीय बायोस्फीयर प्रोग्राम चालू किया है, जिसके अंदर किस जोन के अंदर रिसर्च कंडक्ट की जाती है? सर बफर जोन। बफर जोन में कितने डिवीजन है मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट के? 63 डिवीजन। ये सर ऐसा और कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट सर जबलपुर में है सर फॉरेस्ट रिसर्च। टोटल कितने? आपको आंसर मिल जाएगा सर, आपने क्वेश्चन किया बेटा। सॉरी सर मैं समझ नहीं पाता। जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें 3 जोन होते हैं, ऐसा कोर जोन, बफर जोन और संक्रमणशील बफर जोन और संक्रमणशील ट्रांजिशन जोन। ऐसा ट्रांजिशन। तो किस जोन के अंदर जो है हम रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं? यदि मुझे उस पर्टिकुलर बायोस्फीयर में रिसर्च करना है, सर कोर जोन में भी अनुमति प्रदान की जा सकती है। वो जोन के अंदर तो नो इंटरफेरेंस एट ऑल। सर पर अनुमति के तहत नहीं। नो मीन्स नो। बुला नहीं सकते ना। बफर जोन इज फॉर देयर हैबिटेशन। कोर जोन के अंदर वो अपने नेचुरली रहेंगे, ब्रीडिंग करेंगे। कोर जोन के अंदर बफर जोन, ट्रांजिशन जोन जो होता है इट इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, उसको मैनिपुलेशन जोन भी बोलते हैं। तो आपका रिसर्च कंडक्शन प्रोग्राम, उनकी ब्रीडिंग जो भी सब कुछ करना है, मतलब वो सब आपको ट्रांजिशन जोन में। सर बफर जोन में भी अलाउ रहता है सर। बफर जोन में अलाउ रहता है, बट बफर जोन इज मेनली फॉर मेन ट्रांजिशन। आप यदि जाओगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सर बुक के नॉलेज के हिसाब से बफर आप प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है सर। ठीक है। नई रिपोर्ट जो आई है 21 की, यस सर। उसके बारे में जानकारी है? सर नई रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में वन आवरण में 10 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। से पहले 77,482 वर्ग किलोमीटर था, अब बढ़कर 77,492। खास बात क्या है? सर जो उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पे वनावरण में कमी आ रही है और जो दक्षिण राज्य हैं तेलंगाना, उड़ीसा, उनमें वनावरण में वृद्धि देखी गई है सर। इसका क्या कारण है वहाँ पर कमी या वृद्धि? सर यहाँ पे ऐसे सामाजिक वानिकी वगैरह के कार्यक्रमों में तेजी के कारण यहाँ पे वृद्धि हो सकती है और वहाँ पे सर जो विकासात्मक क्रियाओं में जो वृद्धि हो रही है उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे भूस्खलन वगैरह और कृषि में वृद्धि, इसके कारण वहाँ पे कमी होती है। एजेंडा 21 क्या है? सर एजेंडा 21 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में, उसमें एजेंडा 21 लाया गया था। वो एजेंडा जो 21वीं सदी के लिए सतत विकास से संबंधित है।
क्या है सतत विकास? सतत विकास क्या है? सर ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं के साथ साथ भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, प्राकृतिक संसाधनों के सतत तरीके विकास का से। सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर हुआ? सर ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में सतत विकास का सबसे पहले। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? क्या था उसमें, क्या कहा गया? सर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में UNFCCC की थर्ड, अरे सर UNFCCC की जो थर्ड, अरे मैं लगा रहा था आपको। दिनेश वास्कले सर हैं, CF है, यहीं पर पोस्टेड है, वही बात कर रहे थे। ना सर क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC का जो थर्ड पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी 1997 में, उसमें लाया गया था। उसमें एक बाध्यकारी प्रोटोकॉल था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, जिसमें कार्बन ट्रेडिंग भी लागू की गई। तो क्या भारत ने साइन करा है क्योटो पे? सर वो विकसित देशों के लिए बाध्यकारी था और विकासशील देशों के। सर उसके बाद पेरिस समझौता लगा पेरिस सर 2015 में सर। 2015 है सर। कॉप किस नाम से जाना जाता है? COP 21 21 के बाद। है सर। क्या है कॉप मतलब? कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी सर UNFCCC का बैठक होती है सर वार्षिक। UNFCCC क्या है? UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें के तहत आया था सर। इसकी आप फर्स्ट पूछ लीजिए ये। हाँ इनका परिचय है। ACF के बाद अभी कौन सा पर प्रमोशन हो गया क्या? नहीं अभी तो एसी अभी तो अच्छा, एसी सर। लाला मंडल में सर लाला मंडल में। आपकी फील्ड के हैं सर इन पर अच्छा posted उनको है। फॉरेस्ट से रिलेटेड नहीं लोगे? हाँ परीक्षा के अंदर इसलिए तो आपको बोला था। तो आप पूछ लीजिए। आप लोगों ने कुछ पूछा फॉरेस्ट से रिलेटेड? नहीं नहीं, आप पूछिए। पूछा है अपने स्तर पर क्योंकि आपकी फील्ड है तो आप ज़्यादा सभी तो काफ़ी पूछा। हेमंत खेर सर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं यहीं पर, और छावड़िया सर हैं वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। सर फॉरेस्ट के जैसे फॉरेस्ट में कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं? फॉरेस्ट के स्टेटस कितने टाइप के, कितने? आप हिंदी मीडियम में हैं ना? है सर। कितने प्रकार के वन होते हैं अपने हमारा सरकारी या मध्य प्रदेश में? सर 3 प्रकार के होते हैं, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। एक वो बेस होगा ना, आधार, अलग अलग आधार पर अलग अलग वन है, तो आपको पहले आधार पूछना चाहिए सर, किस आधार पर? किस आधार पर है ये वन तीन जो आपने बताया? मैं तो बोलूँ कि देसी डीस होते हैं, तो फिर ये तो कोई सर प्रशासनिक आधार पर सर हाँ, ऐसा बोलिए ना। ये आपको पूछना चाहिए सर, किस आधार पर? प्रशासनिक सर जलवायु के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। अच्छा अपने मध्य प्रदेश में किस टाइप के अधिकतर वन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं? सर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अच्छा कौन कौन सी इलाके एरिया पाए जाते हैं? सर जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो पूर्वी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, हाँ, पूर्वी मंडला शहडोल एरिया में, और जो शुष्क पर्णपाती वन है जो अन्य मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और जो कटीले वन है वो केवल वो चंबल एरिया में पाए जाते हैं। इंदौर मालवा कौन से क्षेत्र में आता है या कौन से? शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती। यस सर। यहाँ पे कटीले के प्रकार नहीं है? सर कटीले प्रकार मालवा या फिर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तो सर मुख्यतः शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो कटीले वन भी हैं। अच्छा मध्य प्रदेश में सदाबहार वन में कुछ हिस्सा पाया जाता, कहाँ पाया जाता है वो सदाबहार जो आता है? सर बालाघाट में हो सकता है। कौन से वन होते हैं जो सदाबहार होते हैं? ये जो वर्ष भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं सर, वर्ष भर हरे भरे रहते हैं सर। कौन से किस प्रकार के पेड़ होते हैं जो हरे भरे होते हैं, पत्तियां नहीं गिराते हैं? सर महोगनी, रोजवुड। रोजवुड किसको बोलते हैं? सॉरी सर। महोगनी कहाँ होता है, होता है?
सर अभी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अंतर्गत तो सर मध्य प्रदेश में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं सर। नहीं वैसे ओवरऑल मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसे से आपने उसके अंदर डीप में जाकर देखेंगे तो बालाघाट या फिर आप मंडला शेड्यूल आप अलग से उसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा, उसमें डिटेलिंग उसमें मिलेगा। तो उसमें नहीं है सर रिपोर्ट में, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट में जैसे कि 3 रिपोर्ट हैं उसमें। मध्य प्रदेश के बारे में अध्ययन किया होगा ना, Yes, sir. फॉरेस्ट रिपोर्ट एफएसए रिपोर्ट को छोड़ दीजिए आप, Yes, sir. वो तो एफएसए रिपोर्ट पूरी ब्रॉड होती है, वो एक छोटे पेज को कवर नहीं करती है, कोई बड़े एरिया को लेके मार्केट चलती है, लेकिन एक 2-3 जिले में 2-4 जिले का सारा ध्यान नहीं इतना नहीं होता है, वो भी क्लासिफिकेशन लेकिन आप कितने डिटेल में पढ़ते हैं। फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन कम से कम 150 प्रकार के क्लासिफिकेशन सेक्शन के अंदर सब सेक्शन ऐसे चैंपियन इंसर्ट में करके उसमें मुख्य तो 16 प्रकार के उसके क्लासिफिकेशन, 16 के अंदर फिर उसमें ए बी सी Yes, sir. सी का बी फिर ऐसे करके हाँ सर, 300 टाइप क्लासिफिकेशन उस क्लासिफिकेशन में आता, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ना फॉरेस्ट प्रोसेस से। लेकिन मध्य प्रदेश आप जो ईएमएस पढ़ते होंगे टाटा मैगजीन की जो आपकी मध्य प्रदेश की सामान्य परिचय उसमें भी तो दिया वर्णन किया उसमें थोड़ा बहुत बना पर हाँ बट वो टीएमएस है ना जिधर Yes, sir. मधुलिया राकेश Yes, sir. के द्वारा जो लिखी हुई है उसमें तो लिखा हुआ है। सदाबहार मंडला में पढ़ा होगा बालाघाट के साल के वन होते जो सदाबहार होते, तो हर पीएससी में प्रश्न क्या है और क्लेम्स में आया होगा कि मध्य प्रदेश में स्कूल एकमात्र जिला कौन से प्रकार के वन होते जो सदाबहार होते जिसमें साल करके ऑप्शन आता है। सॉरी सर। चलो ये तो आपने वो बना दिया, प्रशासनिक आधार पर बता दिया, प्रशासनिक आधार पर आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन पाए। अविकृत अवर्गीकृत। यस सर, अवर्गीकृत। अच्छा आरक्षित वन क्या है कैसे? सर आरक्षित वनों में प्रशासनिक नियंत्रण कठोर होते हैं और संरक्षित वनों में प्रशासनिक नियंत्रण में ढील दी जाती है सर। कुछ अनुमति रहती है जैसे जो लघु वन उत्पाद को इकट्ठा करने की। आरक्षित वन में नहीं है एकत्रित करने के लिए। मैं मेरे गार्डन के अंदर साल का पेड़ लगाता हूँ और मैं उसको काटता हूँ, सर क्या मैं कर सकता हूँ? सर अभी नहीं कर सकते तो कौन से वर्ग में आएगा? आरक्षित में आएगा कि अवर्गीकृत में आएगा? सर तीनों में नहीं आएगा सर। नहीं आरक्षित वन क्या क्या प्रतिबंधित क्या क्या प्रतिबंधित नहीं है पता नहीं। सॉरी सर। जैसे आप कह रहे हैं कि क्या क्या कह रहे सर? प्रशासनिक नियंत्रण अत्यंत कठोर रहते हैं आरक्षित वन में। और संरक्षित वन में प्रशासनिक नियंत्रण में कोई उतने ढील दी जाती है। अच्छा, और अवर्गीकृत वन क्या होता है? सर अवर्गीकृत में प्रशासनिक नियंत्रण ना के बराबर होता है सर। ये कौन से वन फिर कौन करता है उसके ऊपर? अवर्गीकृत फिर उसको सर उसकी सीमाएं निश्चित नहीं रहती हैं सर। अच्छा कितना क्षेत्रफल ऐसा है मध्य प्रदेश में, कितना अवर्गीकृत है? 2% सर, लगभग 2%, 1.8%। अच्छा 2% किसका? सर जो अवर्गीकृत 94,689 वर्ग किलोमीटर अभिलेखित परसेंट है उसका 2%। आरक्षित वन कितने प्रतिशत है? आरक्षित वन 65% और संरक्षित 33%। 33%। ठीक है, जैसे सर ने बताया था अभी कि साल का पेड़ इनके घर पे वो काट सकते हैं या नहीं काट सकते, क्यों नहीं काट सकते उसका कारण क्या है? सर भारतीय वन अधिनियम 1927 में उनको वनों के वनों को नहीं, वनों में जो वृक्ष रहते हैं जो जंगली वृक्ष उनको नहीं काटने की वो काटने की वो नहीं है सर, परमिशन नहीं है। जैसे पहले बांस की भी परमिशन नहीं थी, पर बांस को अब वृक्ष की श्रेणी से हटा के घास की श्रेणी में कर दिया गया। तो कब हटा दिया? सर अब हाल ही में हटाया सर, मतलब पर डेट ईयर याद नहीं है 2-3। अच्छा अच्छा, फिर साल को काटने की अनुमति नहीं है। सर यदि इसकी सामाजिक वानिकी के थ्रू अपन उसका वृक्षारोपण करते हैं और वन विभाग से उसकी परमिशन लेते हैं तो उसमें अभी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व कौन से मनाते हैं? वर्गीकृत या संरक्षित, अवर्गीकृत या संरक्षित या आरक्षित वन कौन सी किस्म? सर उसमें आरक्षित वन भी, राष्ट्रीय उद्यान में आरक्षित वन रहते हैं सर, और राष्ट्रीय अभ्यारण्य में संरक्षित वन। राष्ट्रीय अभ्यारण्य में संरक्षित वन। सॉरी सर कंफर्म नहीं है। क्या कुछ राष्ट्रीय अभ्यारण्य नाम की कोई चीज होती है? सर राष्ट्रीय सॉरी सर, किसने बोला राष्ट्रीय अभ्यारण्य? सॉरी सर वो गलती से सर राष्ट्रीय उद्यान में आरक्षित वन रहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व में क्या अंतर है तीनों में? सर। राष्ट्रीय उद्यान हाँ। सर जो
राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय अधिवास की अनुमति नहीं रहती है, जो चारा इकट्ठा नहीं कर सकती, जो लघु वन उत्पाद है उनका इकट्ठा नहीं कर सकती, जबकि अभयारण्य में जो लघु वन उत्पाद की इकट्ठा करने की अनुमति दी जा सकती है। और राष्ट्रीय उद्यान में किसी प्रकार का मानवीय अधिवास नहीं होता है, और राष्ट्रीय अभयारण्य में मानवीय अधिवास नहीं रहता है, पर जो खेती के लिए जिनकी ज़मीन रहती है वहाँ उनको अनुमति रहती है सर। तो वहाँ निवास नहीं कर सकते और कोई भी संग्रहण भी नहीं कर सकते राष्ट्रीय उद्यान में, ऐसा तो नहीं है। फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देखो, आसपास लोग सब हवा संग्रहित करते हैं, निवास भी है। टाइगर रिजर्व में क्या है अंतर, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में क्या है अंतर? सर टाइगर रिजर्व में ऐसे टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ राष्ट्रीय किसी अभयारण्य का क्षेत्र भी सम्मिलित रहता है। अच्छा, टाइगर रिजर्व बड़ा, ये अभयारण्य बड़ा होता है, सेंचुरी दोनों उनका उद्देश्य है। अभयारण्य और ये राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनने का क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है? सर जो अभयारण्य रहता है जो किसी विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में विशेष शरणस्थली का संरक्षण किया जाता है, मतलब कि सभी प्रकार के जीव जंतुओं पौधों इकोसिस्टम का संरक्षण किया जाता है। अच्छा अच्छा। यहाँ इंदौर के आसपास कौन सा अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है? सर रालामंडल अभयारण्य। रालामंडल के बारे में क्या क्या जानते हो? सर रालामंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। कितना क्षेत्रफल है इसका? सॉरी सर याद नहीं। अच्छा, और क्या रालामंडल के बारे में क्या जानते हैं? सर अभी कुछ दिनों पहले रालामंडल में आग लगी थी सर, हाँ, तो उसको पानी और रेत की मदद से बुझाया गया सर। कब कब की घटना है ये? सर 2 या 3 दिन पहले। अच्छा। रालामंडल गए? यस सर। क्या देखा वहाँ पे? तो म्यूजियम में गए थे? नहीं सर। फिर वहाँ पे गए थे? सर बीच से लौटे आए सर, अभी दोपहर के टाइम गए सर कुछ दिन पहले, तो और ये बताइए कि मध्य प्रदेश में वन का क्षेत्रफल कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है? वनावरण हाँ, सर 77,492 वर्ग किलोमीटर है। ये तो क्षेत्रफल है, उसका परसेंटेज कवर कितना, प्रतिशत वनावरण कितना है 25.14%। मध्य प्रदेश में? यस सर। ठीक है, 28 है 30 के आसपास, 30 नहीं, वन रिपोर्ट के साथ। सर 25.1 पॉइंट भी याद नहीं है। 30.8 वनावरण 25.14 है, और जो वन भूमि है वो 30.72% है। नहीं वन का वो फॉरेस्ट कवर इतना 30% है मध्य प्रदेश में। सर फॉरेस्ट कवर नहीं, अभिलेखित वन क्षेत्र जो प्रशासनिक भूमि है जो आरक्षित और संरक्षित और वर्गीकृत वो है 30.72%, और जो वनावरण है वो 21 की रिपोर्ट जो है उसके साथ बता रहा ये आप 25, ये तो भारत का होगा क्या है रिपोर्ट? सर भारत का 21.71% है। नहीं वो 7, लेकिन सारे टाइप के प्री आउटसाइड फॉरेस्ट को कवर किया, उसमें अनक्लासिफाइड सर, वो फॉरेस्ट 30 को लेके 25% के आसपास है। सर जो 30.72% है वो प्रशासनिक दृष्टि से। लेकिन प्री आउटसाइड फॉरेस्ट को अभी लिया ना सर, उसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में, और आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट को लिया, मैंग्रोव को भी इंक्लूड किया गया, पहले ये नहीं होता था। वो मिला के 24 समथिंग की, तो ये अभी कौन सी रिपोर्ट आपने पढ़ी है? सर नवीन रिपोर्ट कौन सी 70वीं रिपोर्ट 21 वाली 21 में आई है। 19 में फॉरेस्ट का या 24 समथिंग था, और बड़ा है मैंग्रोव तो फॉरेस्ट बड़ा है। सर मध्य प्रदेश में मैंग्रोव नहीं होता सर, बहुत ही कम मध्य प्रदेश में मैंग्रोव। नहीं ओवरऑल भारत की बात कर रहे हैं। इंडिया की बात करें सर, इंडिया में 21.7% है, 7.1। अच्छा, और भारत में मध्य प्रदेश में कितना है? 25% 14%। कौन सा फॉरेस्ट का टाइप पड़ रहा है क्या उसमें, क्या आरक्षित वन बना दिया ओवरऑल? ओवरऑल यस सर, ओवरऑल फॉरेस्ट का तो ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, 30% है। सॉरी सर, वो 30.7% फॉरेस्ट कवर नहीं है, वो फॉरेस्ट लैंड है वन विभाग के नहीं, अनुसार। 30% ज़्यादा है। परसेंट 30.7 सर मैं पढ़ के याद करके मतलब। चलो सबसे बड़ा फॉरेस्ट वन क्षेत्रफल कहाँ मध्य प्रदेश में, कौन से जिले में है? बालाघाट सर। बालाघाट सबसे ज़्यादा। यस सर। आप क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहे हैं कि परसेंटेज सर कवर? दोनों की दृष्टि से। दोनों दृष्टि से। और आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? खंडवा खंडवा। सर। और सबसे कम कहाँ पे है?
सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर उज्जैन होना सर लैंड होता है? उज्जैन में। हाँ उज्जैन, हाँ सर प्रतिशत के हाँ सबसे कम उज्जैन में है सर। उज्जैन का पर आरक्षित जोन कितना 1200 हेक्टेयर ही है। एक मीट के बराबर है। वनव्रत सबसे बड़ा, सॉरी वनव्रत कितने हैं? 16 वन व्रत है। सबसे बड़ा सबसे छोटा? इसका डाटा नहीं है सर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में क्या पढ़ के आए इसको फिर बता देंगे। जैसे आप फॉरेस्ट में आए ही नहीं है और आपका तो फॉरेस्ट का सिलेबस भी नहीं होगा ना, इनका अभी तो नया सिलेबस थोड़ी होगा, इनको पुरानी वैकेंसी वाले तो फॉरेस्ट का कोई ऐसा संबंध नहीं है। कुछ लोग पूछ लेते हैं, वो डिपेंड करता है पूछने वाले पे। जनरली हमारे टाइम में कब से किसी से पूछा नहीं गया है, किसी ने पूछा होगा तो जान तो ज्ञान नहीं बनता उसके लिए। आप फॉरेस्ट के बारे में क्या जानते पहले बताइए, पूछे क्योंकि बीच में आए तो वो फ्लो नहीं बनता ना। सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो पदानुक्रम, हाँ जो भी फॉरेस्ट के बारे में जो भी जानता पता है वो बेटा आपके हिसाब से जो पॉइंट आउट कर देते सर जैसे हायर की, जैसे सबसे नीचे सर फॉरेस्ट गार्ड रहता है, फॉरेस्टर, डिप्टी रेंजर, रेंजर, ACF, DFO, CF, CCF, ACCF, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। और क्या जानते हो वन विभाग के बारे में? सर वन विभाग में जैसे 16 व्रत हैं और 63 वनमंडल हैं, ठीक है। और सर 11 अनुसंधान विस्तार एवं वन की और जिले कितने मध्य प्रदेश में? सर जिले 52 जिले हैं। तो फिर 13 वनमंडल 63 वनमंडल क्यों बने हैं सर? सर उनका अलग बड़ा उसका तो सर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग टेरिटोरियल डिवीजन रहते हैं सर, इस अच्छा। कारण। ये तो जिले कितने 52 हैं है सर। और वनमंडल कितने हैं? 63। 63 है। ऐसा क्यों जिले ज़्यादा कम और वनमंडल ज़्यादा क्यों ऐसा क्यों? सर जैसे जिले, इसका एक कारण ये हो सकता है कि जैसे जिले पूरा एक जुड़ा रहता है, पर फॉरेस्ट में ऐसा नहीं, वो पैचेज में रहता है फॉरेस्ट, तो इस कारण से हो सकता है कि उनकी संख्या अधिक बनानी हाँ, मैं पड़े। आपको बता देता हूँ कि जिले अपने 52 हैं लेकिन फॉरेस्ट अपने डिवीजन कितने 63 है। तो फॉरेस्ट का जो डिवीजन बनता है वो जैसा आपकी जनसंख्या के आधार पर जिले बनते हैं, तो फॉरेस्ट लैंड के हिसाब से डिवीजन बनते हैं। तो किसी किसी जिले में 2 डिवीजन 3 डिवीजन, जैसे खरगोन में 2 डिवीजन, बड़वा और खरगोन। आपके बैतूल का नाम साउथ और वेस्ट ऐसे 3 डिवीजन, आपके छिंदवाड़ा में भी ईस्ट वेस्ट और क्या है साउथ है, ऐसे 3 डिवीजन। बालाघाट में 2 नॉर्थ और साउथ, ऐसे शहडोल में नॉर्थ साउथ है, ऐसे और भी है, पन्ना साउथ नॉर्थ है, ऐसे बना के इस तरह से डिवीजन बने। तो आपको अपडेट भी करना और ओके बताएंगे धन्यवाद के बारे में। अभी आपका ये वैकेंसीज में सर ACF का रेंजर भी है? ACF बस। सिर्फ ACF है। चलो ACF के कार्य से भी बता दो, ACF के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं? सर जो कार्य सॉरी सर जो कार्य योजना के अनुसार जो कटिंग होती है, तो उसकी जो सीमांकन का कार्य ACF के द्वारा किया जाता है, हाँ और जो वन्य प्राणियों का जो शिकार किया जाता है, उसके जो वाहन होते हैं, उनका जो हथियार रहते हैं, तो उनका राजसात का कार्य ACF के अच्छा। और सर ACF रेंजर और DFO के विभिन्न लिंक का कार्य करता है सर, समन्वय का करता है। ऐसे लिंक कार्य मतलब सॉरी सर। भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है? फॉरेस्ट कवर, जो फॉरेस्ट कवर परसेंटेज, देखो फॉरेस्ट कवर अलग होता है और फॉरेस्ट एरिया अलग होता है, ठीक है ना? एक क्षेत्र अलग होता है और उसका कवर अलग होता है परसेंटेज, ठीक है ना? कहाँ सबसे ज्यादा वन आवरण कहाँ है, कौन सी स्टेट में? सर वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, और आवरण की दृष्टि से प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम में। मिजोरम। सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम कहाँ पे है? सर हरियाणा, फॉरेस्ट क्षेत्रफल या कवर? सॉरी सर मैं याद फॉरेस्ट क्षेत्रफल तो सबसे छोटा तो इसका है आपका लक्षद्वीप का यूनिट टेरिटरी को अगर ले लेंगे तो आप लोग, और स्टेट में सबसे छोटा तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आ जाएंगे, त्रिपुरा ऐसा तो सबसे छोटा है फॉरेस्ट लैंड। तो 2 चीज़, जैसे झाबुआ में आप जाएंगे तो आपको, या मालवा में देख लो आप, अच्छा। उज्जैन में फॉरेस्ट लैंड बहुत है, आपका अगल मालवा फॉरेस्ट लैंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फॉरेस्ट कवर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेस्ट कवर होना ही जरूरी है, अच्छा। फॉरेस्ट लैंड होती है, अच्छा। तो फॉरेस्ट लैंड की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है, ठीक है ना? ठीक है, और फॉरेस्ट का एरिया भी बड़ा है,
दो तीन चीजें हैं, लैंड भी ज़्यादा है Yes, sir. और जो फैलाव क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, लेकिन जब कवर किया आती है ओवरऑल लैंड पे जब आती है टोटल वन भूमि में कितना वनांचल है, उसकी उस दृष्टि से जो परसेंटेज का आते हैं आपका मिजोरम ज़्यादा है। Yes, sir. ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ठीक है सर, अभी तो ठीक है सर। हाँ काफ़ी हो गया हमको, 1 घंटे लगभग हो गया। ठीक है। बता दें सर प्लीज राइट। अमर, यार तुम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बहुत देते हो कॉन्फिडेंस के साथ। यस सर, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी देते हो कॉन्फिडेंस के साथ, सॉरी सर। ठीक है? तो वो अपन को नहीं देना है। मतलब हमारे को जितना पता हो ईमानदारी से उतना बताएं। जरूरी नहीं कि हम हर चीज़ को आंसर दे रहे हैं तो हम हर चीज़ का आंसर दे पाएंगे, ठीक है? बस मुझे बाकी उनको आपके अंदर कमी नहीं दिखी, ठीक है? थोड़ा स्माइल करते हुए आंसर दो, हाँ निकल गया। थोड़ा सा कनेक्ट हो, है ना? हाँ। मेंबर्स ऐसा लग रहा था क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है, ठीक है? तो बहुत चेयरफुली आंसर दो। राधा स्वामी के और ये पूरे जो कॉन्सेप्ट है अपने हाँ, बोलो। नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बफर जोन नहीं नहीं बता था और ये एक बार डाटा और ये सब देते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्लाइमेट चेंज यस सर, और ग्लोबल वार्मिंग। यस सर। तो जब हम डिकेड्स की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। कोई भी चेंज होता है, कोई भी चेंज होता है इसके अंदर कोई भी टेम्परेचर ईयरली चेंज होता है, लेकिन यदि हम 10 साल के अंदर उस चेंज को हम परमानेंट देखते हैं कि जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में वो 10 ईयर्स के अबाव होता है, तो जब हम उसको क्लाइमेट चेंज की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, है ना? और जो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्सेप्ट है ना, वैसे कॉन्सेप्ट ग्लोबल कूलिंग है। यदि हम देखते हैं तो जिस प्रकार कुछ कंट्रीज के अंदर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक्सट्रीमली बढ़ रहा है, तो हम ये देखते हैं कि अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल कूलिंग भी एक प्रकार से, तो एक्सट्रीमिटी ऑफ टेम्परेचर आइदर राइज इन द टेम्परेचर और आइदर डिक्रीज इन द टेम्परेचर। सर मैंने जो उसका आंसर दिया वो भी सही है सर। मतलब वो हाँ। बुक मैंने वो जो पार्टिकुलेट मैटर हैं हाँ। झूल कर वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, वो ग्लोबल कूलिंग का कारण हो सकता है। मैंने ग्लोबल कूलिंग का कारण नहीं पूछा था आपको, मैंने पूछा था कि क्या ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग नाम की कोई चीज़ होती सर है? वो वही मतलब बुकों में वही मिलता है सर, जो मैंने बताया सर। है ना? हाँ, जो क्योंकि जो पर्टिकुलेट और सर वो आप द टेंडेंसी ऑफ प्लांट्स जहाँ पर हम देखते हैं, या टेंडेंसी ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पर हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर एग्जिस्ट करता था उससे और ज़्यादा वो मतलब माइनस में गया, तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल कूलिंग। Yes, sir. ये भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है। Yes, sir. और सर आपने एक क्वेश्चन, सर वो कौन सा पौधा है जो ऑक्सीजन नहीं देता है? बस सभी देते हैं यार, ऐसा नहीं, कुछ आपने बोला कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता। हर प्लांट जो होता है वो रेस्पिरेशन भी करता है, हाँ। कंबल वो भी करता है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऐसा कोई यूनिवर्सल प्लांट नहीं है। इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गिव्स Yes, ऑक्सीजन sir. एंड फूड, Yes, sir. दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन जब कोई भी प्लांट करेगा तो वो sir. ऑक्सीजन को इनटेक ही करेगा, Yes, sir. ठीक है? तो जो टेंडेंसी होती है लिबरेशन की वो कम ज़्यादा हो सकती है, Yes, sir. बट ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सर वो और बता पाएंगे। जैसे आपने वनों के प्रकार, जैसे प्रशासनिक दृष्टि से, जैसे आपने किताब में नहीं पढ़ा होगा, आपने आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत। Yes, sir. आपने जो अब सेंचुरी होती है नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में, वहाँ की फॉरेस्ट को एक चौथा नाम दिया कि पढ़ा कि संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित प्रोटेक्टेड एरिया है। सर आरक्षित और वो संरक्षित, अच्छा सर वो वन और क्षेत्र में भूल रहा था इस चीज़। ये क्योंकि एक आरक्षित वन होता Yes, है, sir. मेन फॉरेस्ट जो अंग्रेजों ने शुरू किया था उसमें आरक्षित वन से शुरू हुआ है, ठीक है? कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी थी? हाँ। कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी थी जब हमने फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन करा था? फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऐसा नहीं सर ये सन होता है 1894 सर। आई थिंक वही कुछ नहीं नहीं, है ना? वही होता है क्लासिफिकेशन करा था। सर जैसे कि जो आरक्षित वन और अभयारण्य है उसमें कौन से वन पाए जाते हैं संरक्षित? हाँ मैं बता देता हूँ। देखो पहले तो ये सबसे पहले तो आपका आरक्षित वन था, उसके बाद में इन्होंने कुछ लैंड को जमींदारों से वापस ली, उसको मर्ज किया गया, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको लिख दिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब संरक्षित क्षेत्र वन बनाया, ठीक है? अब कुछ ऐसा बच गया था जिसका कोई स्टेटस नहीं था, न तो आरक्षित न संरक्षित, उसको क्या होता था अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। लेकिन जब आप सेंचुरी जहाँ पे आपने बनाई है, या आपने राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क बना है, या आपने टाइगर रिजर्व,
अब उसके अंदर आपका आरक्षित वन भी हो सकता है, आपका संरक्षित वन भी होता है, और वर्गीकृत वन भी हो सकता है। अब तीनों जहाँ सेंचुरी की आपकी बाउंड्री है, ये टाइगर रिजर्व की नेशनल पार्क है, उसको बोलते हैं आप संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है। उसमें फिर आप कोई लीगल आपको कोई स्टेटस नहीं बचता उसके बाद, आपको उसमें आरक्षित है या संरक्षित है या अनक्लासिफाइड है, वहाँ पे कार्रवाई वही होगी कौन सी, संरक्षित क्षेत्र की, प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसमें लगता है। सर टाइगर रिजर्व और उसमें क्या अंतर है, अभ्यारण्य और उसमें फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि हाँ जैसे टाइगर रिजर्व और क्या और अभ्यारण्य वगैरह? अब अभ्यारण्य तो जैसा एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए बनाया गया है, ठीक है ना, छोटी छोटी छोटे, जैसे लालामंडल अभ्यारण्य की स्पीसीज क्या है, तेंदुआ। सर क्या लिखा हुआ है जीके में, कुछ देखा एमपीसी के कौन पढ़ाते हैं? नहीं कहीं ऐसा आता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं हाँ। आया। कहीं नहीं आया। लालामंडल का क्षेत्रफल कितना बड़ा, आप बताइए तो उस समय चलो फिर सर मैंने अभी कुछ दिनों में राजमंड्री क्षेत्रफल पढ़ा नहीं है, इसलिए याद नहीं है सर। Points भी है सर, points। हाँ, किताबों में डीएमएस में 4.5 स्क्वायर किलोमीटर सब हुआ, लेकिन उस समय देवगढ़ की जो पहाड़ी थी वो इंक्लूड थी, उसको 2007 में डिनोटिफाई कर दी उस एरिया को। उस समय 450 हेक्टेयर था वो, लेकिन अभी मात्र 234 हेक्टेयर बचा है, 2.35 वर्ग किलोमीटर है सर। अब डेटा पता चेंज हो गया, मैंने जब पढ़ा था मैंने भी नहीं पढ़ा था वही देवगढ़ वाला डेटा इंक्लूड था, लेकिन अभी हम पे इस तरह की है। लालामंडल उस समय तो है नहीं, उसका किसी किताब में लिखा हुआ लोमड़ी लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ, ये विकिपीडिया है, लिखा हुआ तो नहीं आता है। एडवाइजर तो भी नहीं, मैंने पढ़ा था लोमड़ी, और मेरे स्टूडेंट एक दो आए तो वो से लोमड़ी है। उसमें लिखा हुआ ऐसा आता नहीं है ना। नहीं आता सर। सर वो सदाबहार वन का भी मैंने आज तक नहीं पढ़ा, मतलब वो आपके बालाघाट मंडला के बीच में जितना आप साल फॉरेस्ट में है वो भी फॉरेस्ट में, ठीक है। और सर वो एक है कि किसी फॉरेस्ट, सर ने पूछा था कि सागौन फॉरेस्ट कब कहेंगे, कितने परसेंटेज उसकी फॉरेस्ट होनी चाहिए? ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन जिस जगह पे मैक्सिमम संख्या होगी उसका नाम दिया जाएगा। जैसे एमपी में, मध्य प्रदेश में क्या है, कितना परसेंटेज सागौन का परसेंटेज? सागौन 28 से 30%। 28-30% ना, और बाकी साल का कितना है? अभी सर अभी नहीं रुक 8% होती है। क्योंकि तो दो ही अपन परसेंटेज में देख रहे हैं, पर सागौन और क्या है, साल, ठीक है। सर ये सागौन 30%, मतलब किसी एरिया को सागौन का वन कब कहेंगे, सर ने क्वेश्चन पूछा था, उसका क्या जवाब? ऐसा कोई क्लियर तो कुछ नहीं है नहीं, आपने 80% बोला था ना। सर वो प्योर फॉरेस्ट की डेफिनेशन। नहीं, ऐसा सर जैसे प्योर फॉरेस्ट रहता है, प्योर फॉरेस्ट में 80% रहना चाहिए ना एक प्रजाति की। उसमें मार्किंग करते हैं, बुक मार्किंग में उसमें वृक्षों की गणना करते हैं, यस सर। और जिसमें जो वृक्ष ज़्यादा होता है, ठीक है, और जिसको कम होता है नेगलेक्ट, उसको का नाम देते हैं, जिसमें सागौन की संख्या अधिक है उसको सागौन, लेकिन ऐसा मैंने नहीं पढ़ा कि कितना परसेंटेज क्राइटेरिया से नहीं है, ठीक है। फॉरेस्ट की मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन लोकल सीखे में किताब वाली कुछ और साथ में फार्माकोग्नोसी बोलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी करने को फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। जैसे किसी मेडिसिनल प्लांट से कुछ दवाई निकालते हैं ना हम, Yes, sir. तो उसको फार्माकोग्नोसी और ब्रांच ऑफ फार्मेसी, जहाँ पर हम मेडिसिनल प्लांट की स्टडी करते हैं और उससे दवाई बनाते हैं, फार्माकोग्नोसी। मैं भी इसलिए डेली कर रहा हूँ, किताब में कुछ और लिखते राइटर को, कोई बिकती मार्केट में उनको फॉरेस्ट की कहानी कुछ अलग होती है, ऐसा होता है। क्राइटेरिया कुछ क्राइटेरिया है, ऐसा कोई क्राइटेरिया ऐसा मैंने पढ़ा नहीं है, बुकिश होती है और कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती है। प्रैक्टिकल होती है। इसलिए मैं सर से पूछ रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा तो बेटा सब लोग पढ़ा रहे थे ना जीके, अब मैं उतना जीके नहीं पढ़ा, हाँ। ठीक है, इसलिए मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। मेरा सर केमिस्ट्री फिजिक्स था ऑप्शनल में, और मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा था। तो ब्याह सर का इंटरव्यू था, तो सीधा पूछा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है। मैंने सर मैं केमिकल इंजीनियरिंग किया, NIT कालीकट केरला से, केमिकल इंजीनियरिंग में आप जो भी पूछेंगे मैं बताएंगे, और दूसरा मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स ऑप्शनल था, तो साइंस जो भी आप पूछेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको बता पाऊंगा। तो मेरे से 16 क्वेश्चन पूछे, उसमें से मेरे 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग चला, और लास्ट के 4 क्वेश्चन दिल्ली का पॉल्यूशन वाले पूछा था, नोटबंदी हुई थी 2016 में, अच्छा, हाँ। 22 नवंबर को इंटरव्यू था, 16 तारीख नोटबंदी हुई, वो पूछा था, और एक बात गोपाल 14 जनवरी में वो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, बस 4 क्वेश्चन जनरल थे। और 5वां लास्ट क्वेश्चन जो पता नहीं है, फॉरेस्ट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? सर मैं 2006 में आया, लेकिन इसके बारे में प्रोसीजर मुझे कुछ नहीं पता, सॉरी सर, द एंड 12 मिनट में इंटरव्यू मेरा खत्म। सर जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 15 है मिनट बेटा, 12 मिनट पूछता चलिए, बाकी 2 मिनट इंट्रोडक्शन बता, आप क्या कहने वाले क्या है। सर, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मैंने, तो उसका मुझे मतलब मैंने रिवाइजन नहीं किया इतना बड़ा, तो उसका क्या बोल सकते हैं, वो आपको क्या है? अब देखो इंटरव्यू तो मैं तो इतना अनुभवी 7 लोगों में से ज़्यादा बताने हैं, तैयारी करना पड़ेगी सर वो इतनी जल्दी मतलब पॉसिबल नहीं है कि उसको हमारे- पढ़ पाए। ऐसा है कि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपकी मैकेनिकल इंजीनियर तो हो आप, बट आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्या उसको अप्लाई करोगे, प्लस उसी नॉलेज को आप फॉरेस्ट्री में कैसे अप्लाई करोगे, है ना?
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पास में कुछ हर सॉल्यूशन हो। इंटरव्यू में हर व्यक्ति चाहता है कि आपकी पढ़ाई जो है आपने कि वो आपको इस फील्ड में आप इम्प्लीमेंट करें काम आए। उस दृष्टि से पूछता है कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया तो मैकेनिकल के बारे में आपको पूछेंगे भाई आपका तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही आपने मैकेनिकल भरा होगा ना जब Yes, sir. स्कीम आया तो आपको मैकेनिकल बारे में बताना ही चाहिए। आपने फिर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एलिजिबल हो मैकेनिकल तो आपको मैकेनिकल के बारे में तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पहले बहुत डीप स्टार्टिंग से आप सॉरी नहीं बोल सकते। हाँ सॉरी नहीं बोल सकते। वही मेरे सिचुएशन में क्वेश्चन भी दिया जैसे कि आपको mechanical बुलक कार्ड जो है इज अ फैसिलिटेटिंग एग्जांपल ऑफ योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फॉरेस्ट हाँ बैलगाड़ी। यस सर। सबसे बड़ा इन्वेंशन ये था डिस्कवरी ऑफ व्हील यस सर। मूवमेंट। ठीक है, तो ये आप ऐसा बताओ, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, सोचो दिमाग से कि आप ऐसा क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर एज अ उसका कमर्शियल एस्पेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अदर देन एग्जिस्टिंग जो मॉड्यूल है। आपने एक गलती कर दी। क्या गलती की है? सर आप सर आए तो उस समय खड़े होना। विश करना सर एक्चुअली मैंने नहीं किया। इंटरव्यू चल रहा था इसलिए मैं सोच रहा था कि इसलिए मैंने नमस्ते भी नहीं किया था सर, क्योंकि नहीं, इंटरव्यू चल रहा है लेकिन फिर भी आपको खड़े होना कोई पड़ेगा। भी बोर्ड मेंबर आए आपको पीछे खड़े होना। यस सर। या जाए तो भी खड़े होना है यस सर। और फिर वेट करिए जब तक वो बैठने के लिए नहीं हुए। यस सर। क्या बीच में तो आइडिया नहीं है कि बीच में कोई आए तो कैसे? आ सकते हैं। यस सर। आ सकते हैं। यस सर। सकते हैं, नहीं सकते कि नहीं क्या? हाँ। बिल्कुल आ सकते हैं। उनको कोई रोक थोड़ी सकता है। तुम्हें तो हर स्थिति के लिए तैयार रहना Yes, है। sir. कोई जा सकता है, चलो कोई ठीक है सर। आपका अपना Yes. सब्जेक्ट अच्छे से कर लो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा हुआ तो ये तो आपको पहले आना ही चाहिए। अब मैं फॉरेस्ट इंडस्ट्री से बात कर रहा हूँ मैं, ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया है। आपका फॉरेस्ट का कोई सिलेबस था ना, आपको कोई फॉरेस्ट का बैकग्राउंड है। अगर सामने वाला अगर वो पूछने वाला डिपेंड करता है आपसे, अगर फॉरेस्ट के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको इतनी जानकारी थोड़ी होगी जब सिलेबस है ही नहीं तो। ठीक है, कई लोगों से किसी से फॉरेस्ट के कोई एक क्वेश्चन करके पूछे और कई लोगों को बहुत जैसे गौतम साहब के बोर्ड में उसमें शायद वो हाँ उसमें पूछते ही पूछते हैं आप फॉरेस्ट में आए तो। जैसे वही दो लोग फॉरेस्ट गार्ड थे, फॉरेस्ट गार्ड से हमारे साथ दो लोग एसीएफ बने हैं फॉरेस्ट गार्ड के अंडर से नौकरी करने के बाद। उनका पूरा इंटरव्यू फॉरेस्ट चला था, कुछ पूछे ही नहीं जाता है पूरा बीट क्या होता, कंपार्टमेंट क्या होता, आप कंपार्टमेंट को कैसे डिवाइड करते हैं, बीट को कैसे करते हैं, आपका फेलिंग सीरीज कैसे बनाता है, आपका आप कैसे मार्किंग करते हैं, मतलब पूरा तेंदू पत्ता कैसे करते हैं, पत्ते कैसे लगाते हैं, सुखाते हैं, पूरा वही चला था। तो जनरली देखो आप ये बता सकते हैं कि सॉरी सर फॉरेस्ट के बारे में पता क्या है, ऐसा डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको कोई सिलेबस भी नहीं है, आपको बैकग्राउंड भी नहीं है, एक क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन इस बार जो सिलेबस है उसको पूरा पूरा फॉरेस्ट के अभी ऐसे भी पूछा व्यवस्था में को फोन करा था, तो अभी तक के पहली बात इंटरव्यू में सीधा है कि अपने को जितना अपडेट करने वाले थे और पहला जिसका पकड़ है उसको बता दो जिसमें थोड़ा मैं फोन कर सकता हूं। वो डिपेंड भी करता किस टाइप का, ये मेरा अपना नजरिया है, मैं जैसे मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो मुझे उस समय दोषी साहब ये तो जानते थे कि दोषी साहब जो डी फॉर तो उन्होंने बोला कि सर मेरे को फॉरेस्ट में कुछ नहीं, तो देखो बेटा ना तुम्हारा फॉरेस्ट में कोई सिलेबस है एग्जाम में ना तुम्हारा कोई फॉरेस्ट बैकग्राउंड है, ये आप मना कर देना और ये बता देना कि पहले इंटरव्यू हमेशा ये पूछता है कि आप किस में कंफर्ट होते हैं, कौन सा आपकी पहले लैंग्वेज पूछता है, हिंदी इंग्लिश है या आपके जैसे मैंने बोला कि आप फॉरेस्ट के बारे में क्या जानते हैं, आपकी पकड़ क्या है। तो व्यवहार सर ने ऐसे ही पूछा है कि आपकी पकड़ क्या है, मतलब सर मेरा केमिकल इंजीनियरिंग है, आप केमिकल इंजीनियरिंग से आप जो भी ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बस। और मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छी पकड़ में 4 साल से भी बच्चों का आईटी क्लासेस पढ़ाता था, गीता भवन पे पढ़ाया मैं 1.5 साल से, और मैं खुद से कोचिंग भी चलाता था। शुरू इंट्रोडक्शन यहाँ शुरू हुआ तो उनका 10-12 क्वेश्चन पूरे केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फिजिक्स और ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसका जवाब उनको सेटिस्फाई मैं नहीं कर पाता, सब सेटिस्फाई थे। लास्ट के 4 क्वेश्चन वही बात हो पाए धार गलवानी के बारे में, धार से वहाँ हूँ, दिल्ली का पॉल्यूशन था और डीमोनेटाइजेशन बस, और आखिरी क्वेश्चन जो मैंने बताया 17वां फॉरेस्ट राइटिंग के बारे में पूछा था। तो मुझे बोला आप ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपको तो मालूम सर, लेकिन सर मैं जब से फॉरेस्ट एक्ट आया तब से मैं बाहर ही रहता हूँ और मेरे एरिया में ऐसा कोई भी पट्टे की कहानी है नहीं, मेरे एरिया के आसपास फॉरेस्ट का रोल ना है नहीं, को कोई पट्टा लेना है ऐसा। और मैंने बोला हमारे एरिया में तो फॉरेस्ट गार्ड या डिप्टी रेंजर को पुलिस वाली समझते हैं, मैंने बोला ऐसा कोई हमको एक्सेप्ट चलो तुम बताओ वाला ऐसा क्वेश्चन, बताया। फॉरेस्ट और ट्राइब्स का रिलेशंस बताओ, स्टार्टिंग में उनका जो भी प्रिविलेज दिए हैं और कब हटाए थे, कब दिए थे, कब उनको हटाए, और अभी रिसेंट फॉरेस्ट पॉलिसी में कब उनको प्रिविलेज देने की बात कही। सर जो वन अधिकार अधिनियम 2006 उसके तहत उनको जो फॉरेस्ट में जो वन
खेती के लिए भूमि और सामुदायिक खेती हटाए के कब लिए। थे? सर गेज कर सकते हैं? गेस नहीं करना है। सॉरी सर। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर वन संरक्षण अधिनियम 1980। नहीं, उसके और पहले। ठीक है, तो बताइएगा पूरा सब, देखना भी। चलो सर हाँ आप यस भदौरिया जी, यस मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलूँगा कि मुझे ओवरऑल आपके नॉलेज पे तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप आंसर कर पा रहे थे सारा कुछ, लेकिन उसके अलावा सबसे पहली बात सिचुएशन बेस पर आप फेल हो गए। ठीक है, अपने जितने भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इवन तो सर ने भी जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन किए आप वो आंसर नहीं कर पा रहे थे, और हम यदि कोशिश भी कर रहे थे तो हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। तो आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पर रेडी रहिएगा। लाइक मैंने जो क्वेश्चन किया था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे वो नहीं बता सके, सर ने जो कुछ क्वेश्चन किए थे। फिर मैंने ये पूछा था इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्या जरूरी है कि नहीं, उसमें भी आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं कर पा रहे थे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे ना, कहीं ना कहीं आप बहुत बार उनसे डाइवर्ट भी हो जा रहे थे। ठीक है, तो ये एक चीज़ नेगेटिव जा रही थी आप। जैसे सर ने राला मंडल का भी पूछा था कि राला मंडल में क्या देखा है, तो आपने राला मंडल के बारे में क्या जानते हो बेटा, उसमें आग का कुछ लॉजिक है क्या कि वहाँ पर आग लगी थी, सर वो उसके बारे में नहीं है। दैट इज आप उस क्वेश्चन से समझ नहीं पाए और हट गए, सर वो ये एक नेगेटिव पार्ट है। यस सर, है ना, आप सॉरी बोलते ही निकल सकते हैं। नहीं, आप बताइए ना राला मंडल के बारे में क्या जानते हो, वहाँ आग लगी थी 3 दिन पहले, ये राला मंडल के बारे में ये नेगेटिव अप्रोच है ये बेटा। आपने पढ़ा थोड़ी होगा, तो आपने नहीं पढ़ा। न्यूज़ सुनी, लेकिन Yes, आपने sir. रालामंडल के जो भी पढ़ा होगा ये थोड़ी पढ़ा होगा आग लगी थी। सर जैसे राला मंडल में इतनी मालूम है कि वो सबसे छोटा है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया तो उसमें सॉरी बोल के बस मतलब इतना मतलब बोला आपको रालामंडल के बारे में क्या जानते हैं, आपने बोला आग लगी आग लगी थी, ये नेगेटिव ये आस्पेक्ट कब से है। मेरा आपके कहने का मतलब है रालामंडल क्या है, एनिमल क्या है, उसका हिस्ट्री जो भी ओवरऑल उसका क्या है, बिल्कुल। ठीक है उसका जो स्पीशीज अपने नंबर से कम होते हैं उनको रेयर स्पीशीज कहा जाता है। इट इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब वो स्पीशीज बहुत पॉपुलेशंस में थी, बट बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन उनका शिकार होने के कारण डिफॉरेस्टेशन का हैबिटेट, इकोलॉजिकल हैबिटेट पूरा लॉस हो गया है, और नाउ दे आर फ्यू इन नंबर, तो उनको बोलते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बट मैंने क्या बोला आपसे कि कुछ नई स्पीशीज मुझे दिखी है जो बहुत कम नंबर में है। सर वो IUCN की कैटेगरी में रेयर बर्ड Rare यूज species। रेयर बर्ड यूज नहीं है सर, इसलिए अच्छा, रेयर स्पीशीज में आता है वो। ऐसे बुक में जरूर अपने पर जो डाटा है जो 9 श्रेणियाँ उसमें रेयर का यूज नहीं रेयर है। स्पीशीज है। नहीं है सर जैसे एक्सटेंट एंड हाँ। एक्सटेंट है, एक्सटेंट एंड वाइल्ड है, उसके बाद फिर वो इंडेंजर्ड कैटेगरी लग जाती है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड और रेयर में क्या डिफरेंस, कैसे बताएंगे? वो बोल ही नहीं रहा है कि रेयर है ही नहीं। थ्रेटेंड या रेयर या है कि नहीं है? वो डिनाई कर रहा है सर। Rare शायद species मैंने जो है। ये संकट थ्रेटेंड भी पढ़ा, उसमें वो भी क्लास है, थ्रेटेंड वर्ड भी आता Yes, है। sir. क्या थ्रेटेंड का मतलब क्या है? क्रिटिकल सर जैसे जो संकटग्रस्त हैं 9 में से 3 श्रेणियों को संकटग्रस्त में कहा जाता है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड। तो जो अत्यधिक संकटग्रस्त हैं, जिनके विलुप्त होने की अत्यधिक वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड बात है, और जिनकी संख्या अधिक है थोड़ी तो वो इंडेंजर्ड में आती हैं, और जिनकी विलुप्त होने की संभावना और कम है वो थ्रेटेंड में आती हैं। थ्रेटेंड में आती है, ऐसे विलुप्त होने की संभावना है। और क्रिटिकल एंडेंजर्ड मतलब क्या है? सर क्रिटिकली एंडेंजर्ड यदि उनका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो वनों से पूर्णतः विलुप्त हो जाएंगे सर। वही ना, जैसे वो भी सब विलुप्त होने की संभावना भी होगी, सब तो एक क्या सर सबका जो क्राइटेरिया है, जो मतलब जो डाटा रहता है वो अलग अलग रहता है सर, और वो उनको विलुप्त होने के आधार पर ही उनको बांटा जाता है। ऐसे ठीक है सर, है ना, करते हैं। आई कांटेक्ट वैसे तो ये मैंने लिखा है आई कांटेक्ट, आपके हेयर आयरन किया हुआ नहीं है शायद। एक ओवरऑल मेरा ये है कि तुम दे सब ठीक रहा, थोड़ा प्रेजेंट तो रहो। प्रेजेंट स्माइल मैंने भी लिखा है। हाँ, थोड़ा सा कनेक्ट हो। सर जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो अपन बैठने में भी थोड़ा सा बैठने Yes, में sitting लिखा हुआ है मैंने। क्या? पीछे नहीं, पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ। क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? सर जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो सभी की आई कांटेक्ट में रहना है कि आपके बस नहीं, सभी की? 70% मेरे, 30% जवाब देते समय ज्यादातर उनको देखना है जो क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी अदर्स को देखिए।
ठीक है और सर। दूसरी बात, लास्ट बात बेटा, आर्ग्यूमेंट लग रहा है कहीं कहीं आपके इसमें, जैसे सर समझा रहे थे, चलो ठीक है वो फॉर्मल हो रहे थे, इनफॉर्मल हो रहे थे, लेकिन वहाँ पर इनफॉर्मल नहीं होगा सर वहाँ पे मैं ठीक है? कुछ बोलूँगा और नहीं, वहाँ पर यदि कोई सामने वाला बोला नहीं इतने परसेंटेज नहीं है तो आप अड़ो मत। सर उसमें क्या बोल सकते हैं सर? सर माफी चाहूंगा, मैंने ये आखिरी पढ़ा था लेकिन मैं नॉलेज अपडेट मेरे नॉलेज में इतना है कि हाँ, मैं नॉलेज अपडेट कर रहा हूँ, बस भेज नहीं करना। नहीं सर मैंने तो पढ़ा था सर कि 28 है, नहीं 31 है, ऐसा नहीं, आप नहीं। उसमें पढ़ रहे हैं ना, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट को कवर किया है, प्लस पॉइंट तो आपको 21% और 24% और जब वो आपको वो 30% के सर मैं आसपास। वैसे चेक कर बाद में इसलिए बोला नहीं, वो इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैंने बोला कि सर इतना नहीं है वो कुछ मुझे नहीं भाई, तुम्हें बोलना ही मत। ऐसा वहाँ पर नहीं बोलना। हम वहाँ पे तो बोले यदि बोलते ना बॉस इज ऑलवेज राइट, ऐसा तो वो आपके बॉस है। जाओ। ठीक है ना, ओके, ठीक है।